आज के इस क्लास में हम संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है ये कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रमुख होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद कहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके चुनाव में कौन कौन से लोग वोट डाल सकते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे और निर्वाचन की प्रणाली इत्यादि विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं सब के सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और भारत सरकार के जो भी निर्णय होते हैं राष्ट्रपति के ही निर्णय माने जाते हैं। तो अनुच्छेद 52 में इस तरह से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 52 में। क्या है ये? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। इसके बाद आर्टिकल 53 को हम लोग देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसकी कार्यपालिका शक्ति? संघ की। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं करेगा। स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं चूँकि राष्ट्रपति ये राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है इसलिए स्वविवेकी शक्तियों को छोड़ करके वह कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं करता है। तो यहाँ पर स्वयं वो नहीं करेगा बल्कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की बात कही गई है और अधीनस्थ पदाधिकारियों का इशारा जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से है। मंत्रिपरिषद। कौन मंत्रिपरिषद? केंद्रीय। ठीक है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा और अधीनस्थ पदाधिकारियों का तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से होता है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल हम लोग 54 को देख लेते हैं।
आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो आर्टिकल 54 क्या है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग वोट डालेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम देखेंगे कि मुख्य रूप से यहाँ 3 तरह के लोग आएंगे। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात हो रही, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा है कि जिन संघ राज्यों में विधानसभाएं हैं वहाँ के उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें हम कह सकते हैं तो दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली प्लस पांडिचेरी, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इतने लोगों से मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। इतने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के अधिकारी होंगे। कौन कौन लोग होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य हैं सबके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडिचेरी यानी जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं और यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के ये भी निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद देखिए दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था, लेकिन 2020 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रेजेंट टाइम में उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो 4 क्षेत्रों में विशेष महारत रखते हों। राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो इन 4 क्षेत्रों में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, विज्ञान और
समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष महारत रखते हों, इनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये कहाँ पर होंगे? राज्यसभा की बात हो रही, राज्यसभा में। आर्टिकल 55 को हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रणाली बताई गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से, किस प्रणाली के द्वारा होगा। तो ये है निर्वाचन की प्रणाली। तो इसमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। पहली चीज़ ये कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहा जाता है। और मतदान जो होता है ये गुप्त मतदान होता है, खुला मतदान नहीं होता है कि कौन सदस्य किस व्यक्ति को वोट दे रहा है ये कोई जान न पाए, इस नाते ये गुप्त मतदान रखा जाता है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 56 पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 56 में पदावधि को बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। तो राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है ये 5 वर्ष, भारत में 5 वर्ष रखा गया है। इस 5 वर्ष के पूर्व राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है। यह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो होता है ये उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और जब कभी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना रहता है तो वो राष्ट्रपति को दे देता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना रहेगा तो राष्ट्रपति को ये दे देता है। इस प्रकार से ये दोनों आपस में देन लेन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आर्टिकल 57 है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। पुनर्निर्वाचन, भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ये 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बने, यानी कि 2 बार जीत इन्होंने राष्ट्रपति की हासिल की। और ये सबसे अधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। और इन्होंने देखेंगे आप कि 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर ये रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल हमने बताया 5 वर्ष होता है। तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि 2 बार जीते हैं तो कैसे ये 12 वर्ष हो गया, ठीक है। तो 2 बार जीते, 5 दूनी 10, 10 साल ये हो गया। और 2 वर्ष जो है तो अंतरिम सरकार में ये चुने गए थे राष्ट्रपति,
तो 2 वर्ष अंतरिम सरकार का और 2 बार भारत में चुनाव के आधार पर इन्होंने जीत हासिल किया। तो इस प्रकार से ये 12 वर्ष तक भारत में अभी तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति की योग्यता को देख लें। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता, आर्टिकल 58 है। इसमें राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में देखिएगा आप, पहली चीज़, किसी भी भारत में किसी भी चुनाव के लिए योग्यता जो पहला होता है कि वह भारत का नागरिक हो। तो इसमें भी है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर इसमें है आयु। आयु यानी वह 35 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो आयु है न्यूनतम 35 वर्ष रखी गई है, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। यदि उसकी आयु 35 वर्ष से एक भी दिन कम रहेगी तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो। निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। और चौथा होता है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। संघ और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। और नीचे कह दिया गया है क्या, इसको भी आप नोट कर लेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्य के मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति की योग्यता में यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। तो भारत का नागरिक हो, तो ये तो सब में रहता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का या किसी अन्य का, जैसे लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, विधानसभा हुआ, उसमें वो चुनाव लड़ सकता है। आयु यहाँ पर देखिए बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की आयु, जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। आर्टिकल 59 में शर्तें दी गई हैं। शर्तें वेतन भत्ते परिलब्धियां आदि, ठीक है। तो शर्त क्या है? शर्त यही है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, और अगर सदस्य है तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा।
इसका वेतन, वेतन में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वेतन भारत की संचित निधि पर, संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है और ये वेतन जो होता है ये टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई टैक्स राष्ट्रपति को नहीं देना पड़ता है। और अगली महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि पदावधि के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, पदावधि के दौरान, पदावधि के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में, वेतन भत्ते में अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन नहीं। अलाभकारी का मतलब है कोई ऐसा आप परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे राष्ट्रपति को घाटा हो। ठीक है, उसके वेतन भत्ते को बढ़ा सकते हैं लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राष्ट्रपति की परिलब्धियों को राष्ट्रपति की परिलब्धियों को संसद निर्धारित कर सकती है। संसद के पास ये पावर होती है कि इसका निर्धारण कर दे, संसद निर्धारण करती है। ठीक है, तो आर्टिकल ये 59 था, इसमें राष्ट्रपति के शर्तें, वेतन भत्ते और परिलब्धियां, इनकी बात कही गई है। हमने बताया कि राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और ये टैक्स फ्री होता है, और जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तो पदावधि के दौरान इसके वेतन भत्ते में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे राष्ट्रपति को कोई नुकसान पहुंचता हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि उसके वेतन और भत्ते को पदावधि के दौरान पदावधि के दौरान घटाया नहीं जा सकता है, उसको बढ़ा सकती है संसद। ठीक है, और राष्ट्रपति की परिलब्धियों को निर्धारित करने का अधिकार संसद को है। आर्टिकल 60 में शपथ की बात की गई है। शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, एएससी का वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो शपथ दिलाएगा। किस चीज़ की शपथ राष्ट्रपति लेता है? राष्ट्रपति जो शपथ लेता है आप देखेंगे संविधान के पालन की, संविधान के पालन। अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संविधान के पालन की शपथ लेता है कि मैं संविधान का पालन करूंगा, इसका संरक्षण करूंगा, इसका परिरक्षण करूंगा और इसका प्रतिरक्षण करूंगा और जनता की सेवा में विरत रहूंगा।
तो इस प्रकार से राष्ट्रपति किस चीज़ की शपथ लेता है? संविधान के पालन की शपथ लेता है कि मैं संविधान का पालन करूंगा, संरक्षण करूंगा, उसका परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। इसको मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जो होता है वो शपथ दिलाता है, उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 महाभियोग। ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग किस आधार पर लगेगा? अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति संविधान के पालन, संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। तो जब कभी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, संविधान का अतिक्रमण करता है वो, तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग कहाँ चलाया जाएगा? तो महाभियोग की प्रक्रिया जो होगी वो संसद में चलाई जाती है। आप जानते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, और जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करना चाहेगा वो कुल सदस्य संख्या के 1/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। 1/4 बहुमत से अगर सदन प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, कितना दिन पहले? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए लोकसभा के 1/4 सदस्यों ने बहुमत से प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति ने संविधान का घोर अतिक्रमण किया है। इसके बाद देखिए यहाँ लोकसभा से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और लोकसभा के अगर 2/3 सदस्य, कितने? 2/3 बहुमत से, यानी इतने सदस्य उसको पारित कर देते हैं, तो पहले सदन द्वारा वो पारित मान लिया जाएगा और लोकसभा से आ जाएगा वो राज्यसभा में। ठीक है। राज्यसभा क्या करेगी कि प्रथम सदन ने राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो दूसरी सदन इसकी जांच करेगी या करवाएगी। तो राज्यसभा मान लीजिए है, दूसरा सदन यहाँ राज्यसभा के पास आ रहा है, तो दूसरा सदन प्रथम सदन द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप की, यानी दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा या करवाएगा। और यहाँ पर राष्ट्रपति को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से आकर के अपनी सफाई देने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति को स्वयं या वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार होगा। करने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से उसे पास कर देती है,
तो महाभियोग दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ मान लिया जाएगा और उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ की जा सकती है, संसद के किस सदन से। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, चाहे लोकसभा पहले प्रारंभ करे चाहे राज्यसभा से। ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरत होता है कि 1/4 बहुमत से उस सदन से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए और 1/4 बहुमत से सदन अगर प्रस्ताव पारित कर देता है तो महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग शुरू हो जाता है। ठीक है, और अगर 2/3 बहुमत से उसको पास कर दिया पहला सदन तो दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। दूसरा सदन पहले सदन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच परख करता है और उसमें राष्ट्रपति को भी आकर के अपनी सफाई, अपना बचाव रखने का अधिकार यहाँ पर होता है। अगर दूसरा सदन ये पाता है कि वास्तव में राष्ट्रपति ने संविधान का घोर अतिक्रमण किया है और वो भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से अपने पद से त्याग देना पड़ता है। ठीक है, और महाभियोग को कहा जाता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया वह होती है जिसमें न्यायाधीश होते हैं और उनके पास में दोनों लोग जो आरोप लगाया है और जिस पे आरोप लगा है, दोनों लोग आकर के अपनी अपनी सफाई पेश करते हैं तो न्यायाधीश महोदय उसके पक्ष या विपक्ष में जैसा भी होता है डिसीजन देते हैं, तो उसको कहा जाता है न्यायिक प्रक्रिया। क्योंकि यहाँ पर यह प्रक्रिया न्यायालय में नहीं हो रही है और न्यायाधीश यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया कि महाभियोग जो है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आर्टिकल 62 पद की रिक्तता। पद की रिक्तता कि राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है। हमने बताया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष है। कार्यकाल क्या वर्ष है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और संविधान में कहा गया है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव करवा लिया जाएगा। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष है और कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। यदि मान लीजिए किसी कारण से चुनाव करवाने में देरी होता है तो नए राष्ट्रपति के आने तक जो राष्ट्रपति है वही कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, हमने कहा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है और संविधान में कहा गया है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यदि किसी कारण देरी हो रहा है, यदि किसी कारण चुनाव में देरी हो रहा है, चुनाव में देरी, तो क्या होगा? तो जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है तो वर्तमान राष्ट्रपति ही, वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है। जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता, चुनकर नहीं आ जाता। ठीक है, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, ऐसी अवस्था में
उपराष्ट्रपति जो होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और जब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको वेतन, भत्ते, परिलब्धियां, ये सारी चीज़ें जो होंगी ये राष्ट्रपति की ही प्रदान की जाएंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में ये बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद, निर्वाचन संबंधी विवाद निर्वाचन में होना स्वाभाविक है, अक्सर हो भी जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि एक राष्ट्रपति मान लीजिए जीत करके आ जाए, दूसरा उसके ऊपर आरोप लगा दे कि इन्होंने गलत तरीके से जीता है, चुनाव में धांधली करवाया है, तो ये विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो चाहे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद हो या उपराष्ट्रपति के संबंधित निर्वाचन संबंधित विवाद हो, इन विवादों का निपटारा कौन करेगा? क्या किसी राज्य का हाई कोर्ट करेगा? नहीं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट को ही इससे संबंधित विवाद का निपटारा करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पैदा होता है कि मान लीजिए आज के डेट में किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। आज के डेट में अवैध घोषित कर दिया। इधर बैक साइड में उन्होंने कई कार्य कर दिए हैं, तो ये कार्य क्या रहेंगे? वैध रहेंगे कि अवैध रहेंगे? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर अवैध होता है तो उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे, इनको वैध माना जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखा और उसमें कौन सी व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम एक नए बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।